Hello students, welcome to Major Culture classes. This is Ajay Shukla, faculty of English language. तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन जो आपके एनडीए के एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करेंगे। यदि आप चाहते हैं एनडीए को क्रैक करना तो इन सभी प्रश्नों को एमकेसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाकर जरूर देखें, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। तो आइए इन सभी प्रश्नों को रीजन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल्सी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorculsiclasses.com पर। जय हिंद। पहला क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर से है। क्वेश्चन कह रहा है, इट इज ए कॉमन मिसकॉन्सेप्शन दैट एवरी पुलिसमैन बैडली बिहेव्स विद द सिटीजन्स। ये एक गलत फहमी है, ये गलत अवधारणा है कि हर पुलिस वाला सभी नागरिकों के साथ या नागरिकों के साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार करता है। तो अगर आप एक एक पार्ट को रीड आउट करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बैडली आया है और यहाँ पे आया है बिहेव्स। अब बैडली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, और एडवर्ब ऑफ मैनर का जो रूल होता है वो कहता है कि हमेशा मुख्य क्रिया के बाद इसका यूज होना चाहिए। ये बात जरूर है कि अगर ऑब्जेक्ट आया हो तो हम ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैडली का जो यूज है वो बिहेव्स के बाद आना चाहिए। तो गलती किस पार्ट में है? बी में है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द कंपनी इज गोइंग नॉट ओनली टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स ऑन आउटलेट्स बट ऑल्सो ऑन इट्स वेबसाइट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर यहाँ पे नॉट ओनली है और यहाँ पे बट आल्सो दिया गया है। बेशक सी बात ये दिया भी गया है, लेकिन नॉट ओनली बट आल्सो हो, आइदर के साथ और हो, नाइदर के साथ नॉर हो, इनके साथ पेयर के अलावा भी कुछ हम विशेष रूल्स को फॉलो करते हैं। वो विशेष रूल्स क्या है कि अगर आपने नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज़ किया है तो जो शब्द नॉट ओनली के साथ आता है, मतलब अगर आप नॉट ओनली के साथ एडवर्ब यूज़ करते हो तो बट ऑल्सो के साथ एडवर्ब होना चाहिए। अगर आप नॉट ओनली के साथ प्रीपोजिशन यूज़ करते हो तो बट ऑल्सो के साथ भी प्रीपोजिशन का यूज़ होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो टू सेल आया है, ठीक है, ये इन्फिनेटिव की कंडीशन है, जबकि बट आल्सो में अगर आप देखोगे तो ये ऑन है, ये एक प्रीपोजिशन है। तो आप अगर सीक्वेंस देखो कि किस पार्ट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या इस पार्ट में इन्फिनेटिव की कंडीशन आई है? नहीं आई है। तो इस पार्ट में हम कुछ इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। आप पाएंगे यहाँ पे कि ये ऑन है, प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे भी ऑन है, प्रीपोजिशन है। तो इस नॉट ओनली को अगर आप प्रोडक्ट्स की ठीक बात कर देते हो तो ये इसके प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करेगा। तो सही होगा, द कंपनी इज गोइंग टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स नॉट ओनली ऑन आउटलेट्स बट ऑल्सो ऑन इट्स वेबसाइट। यही इसका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो गलती है बी वाले पार्ट में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइम हैज कम फॉर पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया टू अंडरस्टैंड द डैमेज विच इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ वास्ट गैप इन परसेप्शन एंड रियलिटी। मतलब पॉलिसी मेकर के लिए अब वो समय आ चुका है कि वो समझें जो क्षति या नुकसान पहुंची है, जो एक डिफरेंस या गैप पैदा हुआ है परसेप्शन और रियलिटी के बीच, और जिससे बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, उसको, इस गैप को समझें। अब अगर आप देखोगे कि यहाँ तक तो द टाइम हैज़ कम फॉर पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया, ये सही है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है। बट यहाँ पे देखो विच इज़ कॉज्ड, जबकि आप देखे हो कि इस सेंटेंस को रीड आउट करने के बाद कह रहा है कि जो गैप बन गया है रियलिटी और परसेप्शन के बीच में, तो इसका मतलब गैप पहले से वो घटना चली आ रही है। तो हमें पता है कि यदि कोई कार्य पास्ट में हुआ हो लेकिन उस कार्य का प्रभाव वर्तमान में पड़ रहा हो तो हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ऑफ कोर्स प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे विच हैज़ बीन कॉज्ड। यहाँ पे इज नहीं होगा बल्कि हैज़ बीन का यूज किया जाएगा। तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको कि विच हैज़ बीन कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ वास्ट गैप इन परसेप्शन एंड रियलिटी। यही इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डे बिफोर यस्टरडे ही ऑफर्ड मी 2 बुक्स रिलेटेड टू हिज जर्नी बट आई टुक नन। इसका मतलब डे बिफोर यस्टरडे उसने मुझे 2 किताबें ऑफर की, वो अपने यात्रा से संबंधित, लेकिन मैंने कोई भी नहीं ली। तो अब देखो यहाँ पे जो मिस्टेक की बात हो रही है वो 2 किताबों की चर्चा हुई है, और आपको पता है कि जब हम दोनों में से कोई नहीं की बात करते हैं तो इसके लिए हम नाइदर का यूज़ करते हैं। जब 2 से अधिक की बात होती है तो ऐसी स्थिति में हम नन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे 2 की बात की गई है तो नन नहीं होगा, बल्कि नन के स्थान पे नाइदर का यूज़ होना चाहिए। तो गलती किस पार्ट में है? सी में है। अगला है कि द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। मतलब अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि कॉलेज को एप्लीकेशन फॉर्म इशू करना बंद करना पड़ा। अब यहाँ पे इसको आंसर बताने से पहले हम आपको एक रूल बताते हैं कि कहीं भी अगर द प्लस नंबर ऑफ का यूज़ किया गया हो तो इसके बाद जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन यूज़ करते हो तो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट बन रहा है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर में यूज़ की जाती है। तो ये तो द नंबर ऑफ लिखा है, पीपल अपने आप में प्लूरल में यूज़ माना जाता है या प्लूरल नाउन कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे अगर वर्ब लिखा है तो वर्ब को आप हटाओगे, वर्ब के स्थान पे हम वॉज का यूज़ कर देंगे। तो गलती बी वाले पार्ट में है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसी से मिलता जुलता होता है अ नंबर ऑफ। जब आप द नंबर ऑफ बोलते हो कोई डेफिनेट नंबर के बारे में पता चलती है, यानी कोई न कोई निश्चित संख्या के बारे में पता चलती है। जब आर्टिकल ए यूज़ कर देते हो तो ऐसी स्थिति में अनिश्चित संख्या का बोध होता है। तो अ नंबर ऑफ के कंडीशन में नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल में होती है, लेकिन द नंबर ऑफ के कंडीशन में नाउन तो प्लूरल में आएगा लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर में यूज़ की जाती है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है नो इम्प्रूवमेंट से। तो नो इम्प्रूवमेंट में जैसा कि आप देख सकते हैं अंडरलाइन पार्ट है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता। बस अगर आपको लगता है कि अंडरलाइन पार्ट में किसी भी प्रकार की इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप ए बी से में से आप चूज कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि सेंटेंस सही भी होते हैं, तो डी वाला ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है नो इम्प्रूवमेंट को, तो सेंटेंस सही होने पर हम डी वाले का चुनाव करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि आई बॉट 4 डजन ऑफ मैंगोज फ्रॉम सुपर कार्ट, यानी सुपर कार्ट से 4 दर्जन मैंगोज खरीदने की बात की जा रही है। तो इसमें देखते हैं कि क्या मिस्टेक है। आपने कुछ न्यूमेरल नाउन्स के बारे में सुना होगा, डेफिनेटली 100 हो गया, 1000 हो गया, डजन हो गया, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो संख्या को दर्शाते हैं, नंबर्स को डिनोट करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें न्यूमेरल नाउन्स भी बोलते हैं। अब इनके साथ सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अगर आप इनके पहले किसी नंबर का यूज़ कर दो, डेफिनेट नंबर की बात कर रहा हूँ, डेफिनेट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी अगर आप यूज़ कर देते हो तो ऐसी स्थिति में आप इनको प्लूरल में नहीं बदलोगे, और प्लूरल में नहीं बदलोगे और दूसरा इनके ठीक बाद जो नाउन आता है उस नाउन के ठीक पहले कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम डजन ऑफ नहीं बोलेंगे बल्कि डजन बोलेंगे। तो यहाँ पे डजन्स ऑफ नहीं होगा 4 की वजह से, यहाँ पर सेम कंडीशन होगा, तो बचेगा जो अपना ऑप्शन है वो सी वाला, तो इसका सही ऑप्शन सी ही माना जाएगा। वो कह रहा है कि द पुलिस हैव चार्ज्ड हिम विद मेनी क्राइम्स बट नाइदर ऑफ देम कैन बी प्रूव्ड। मतलब उससे बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, मतलब पुलिस ने उस पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं लेकिन कोई भी प्रूव नहीं किए जा सकते। अब मेनी क्राइम्स की बात कर रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा की बात हो रही है। और अभी कुछ देर पहले एक सेंटेंस था जिसमें हमने बताया था कि नन और नाइदर में डिफरेंसेस के बारे में हमने बताया था। नाइदर का यूज़ तभी किया जाता है जब कहीं ना कहीं सेंटेंस से स्पष्ट हो कि 2 वस्तुओं के बीच या 2 व्यक्तियों के बीच बात की जा रही है, उनमें से कोई नहीं की अगर चर्चा करना हो तब आप नाइदर का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कई में से यानी 2 से अधिक में से कोई नहीं की जब बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे नाइदर का यूज़ करते हैं उसको हटा करके हम नन का यूज़ करेंगे। तो नाइदर तो हट जाएगा, यहाँ पे नन ऑफ 2 नहीं होगा बल्कि नन ऑफ देम। देम जो आया है वो क्राइम्स के लिए बात की जा रही है। 8 में कह रहा है कि ही इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ द 2 किड्स हु पार्टिसिपेटेड इन द जनरल नॉलेज क्विज। तो इसका आंसर बताने के पहले एक रूल बताए दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में
ऑफ द टू का यूज हुआ है, ऑफ द टू का यूज किया गया हो, तो इसके पहले हमेशा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं हम, ठीक। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अगर कहीं भी सेंटेंस में ऑफ द टू आया है तो इसके पहले द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए। जनरली हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको रखना है ये बात कि ऑफ द टू आया है तो इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगा, एंड यस बिफोर इट वी नीड टू फॉलो आर्टिकल द। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे स्मार्टेस्ट लिखा है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो डी वाला तो होगा नहीं। स्मार्टेस्ट है, इसको भी हटा देंगे। द स्मार्टर ऑफ लिखा है, यही वाला इसका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ही डजंट स्मोक नॉर आई डिड। एक्चुअल में कहना चाह रहा है कि वो स्मोक नहीं करता है और ना ही मैं। अब पहले सुन लीजिए, कभी कभी होता है कि जैसे कहते हो ना मैं इस काम को करता हूँ ना मेरा भाई करता है, ना मैं आप पे विश्वास करता हूँ ना मेरे पिताजी। आप देख रहे हो कि सेम टाइप का स्टेटमेंट दूसरे बार भी रिपीट किया जा रहा है। सब्जेक्ट अलग हो सकता है, कोई नाउन अलग हो सकता है, लेकिन सेम टाइप के सेंटेंस आप दूसरे पार्ट में भी रिपीट कर रहे हो। ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना मेरे पिताजी जानते हैं, यही कहना चाह रहे हो। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो दूसरा वाला पार्ट होता है सेंटेंस का, वो कुछ शब्दों से शुरू होता है जिसमें नॉर आ जाता है, जिसमें नाइदर का भी आप यूज़ करते हो, जिसमें सो का भी यूज़ किया जाता है। तो जैसे नाइदर हमने लिख दिया और इसी में हमने नॉर को भी लिख दिया और आप सो को भी लिख सकते हो। तो ऐसी स्थिति में सेम टाइप के जब स्टेटमेंट रिपीट होते हैं दूसरे वाले में, तो हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। अब ये इन्वर्जन है क्या? इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के पहले वर्ब का यूज करना इन्वर्जन कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब को फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे है क्या। तो नॉर के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब की तलाश करोगे। यहाँ पे देखो आई है तो सब्जेक्ट आ गया है, इसको कट कर देंगे। यहाँ पे बी वाले में भी सेम कंडीशन, इसको हटा देंगे। तो सही जो आपका ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा। अ फादर इज ऑलवेज ब्लाइंड विद द फॉल्ट ऑफ हिज सन। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन की कंडीशन है। एक होता है ब्लाइंड ऑफ और एक होता है ब्लाइंड टू। अब जब ब्लाइंड ऑफ की बात करते हो तो ब्लाइंड का तो आप मतलब जानते हो, अंधा होना। एक होता है इग्नोरेंट की, हम जब बात करते हैं इग्नोरेंट ऑफ की जब हम बात करते हैं, तो जब ब्लाइंड के साथ टू आप लगा देते हो तो वो इग्नोरेंट ऑफ के सेंस में यूज करते हैं। और जब ब्लाइंड के साथ ऑफ लगा देते हो तो इसका मतलब होता है रियल में कोई व्यक्ति अंधा होता है, आंख से नहीं दिखाई देता है जिस व्यक्ति को। तो ऐसी कंडीशन में हम ब्लाइंड के साथ ऑफ लगाएंगे। और जब अब कोई व्यक्ति अनदेखा कर देता है, जैसे बेटे की गलती होती है तो पिता कई बार अनदेखा कर देता है, इग्नोर कर देता है, ध्यान नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में हम ब्लाइंड के साथ टू लगाते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 कह रहा है मोहन रिजेंबल्स डैश हिज फादर इन मेनी रेस्पेक्ट्स बट हिज फादर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम। यहाँ पे जो बात की जा रही है कि कई रेस्पेक्ट्स में जो मोहन वो अपने पिताजी से मिलता जुलता है, लेकिन उसके पिताजी उससे ज़्यादा बुद्धिमान है। यहाँ पे हिम के बजाय आप ही का यूज़ कर लीजिए, ये ज़्यादा परफेक्ट होगा। अब रूल होता है कि अगर कहीं भी रिजेंबल्स दिया है तो रिजेंबल के ठीक बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, यानी एक प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ये जब भी लेगी तो अपने ठीक बाद किसी न किसी ऑब्जेक्ट को लेगी। तो यहाँ पे आप नो प्रीपोजिशन की कंडीशन को अलाउ करोगे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड्स अ यूजफुल ब्रेक डैश फॉर द प्लानर्स टू रिमूव इलिटरेसी। बेशक सी बात है, सेंटेंस में इलिटरेसी को रिमूव करने के लिए जो नई शिक्षा नीति है वो कुछ न कुछ जो योजनाओं बनाने वाले के लिए जो प्लानर्स होते हैं उनको कुछ न कुछ मार्ग प्रशस्त करने का काम करती है। तो अब यहाँ पे देखें कि ब्रेक के साथ क्या आना चाहिए। तो ये एक्चुअली में फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ब्रेक अप जब सेपरेशन के सेंस में हम यूज़ करते हैं, यानी दो व्यक्ति जब अलग होते हैं तो ब्रेकअप का यूज़ करते हैं। ब्रेक थ्रू जो होता है कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस की बात हो रही है, एडवांसमेंट की बात की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में हम ब्रेक थ्रू को प्रिफर कर देंगे। ब्रेक अवे का मतलब होता है कहीं से भाग जाना किसी स्थान से, तो इस सेंस में हम ब्रेक अवे का यूज़ करते हैं।
और व्यवधान डालने के सेंस में हम ब्रेक इन का यूज़ करते हैं टू इंटरप्ट समथिंग के सेंस में। तो ऐसी स्थिति में हम ब्रेक इन का यूज़ करेंगे। सेंटेंस को देखते हुए सबसे जो बेस्ट या बेहतर ऑप्शन है वो ब्रेक थ्रू माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो कह रहा है आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज एंड पर्सनल अटेंशन डैश ईच चाइल्ड, यानी कह सकते हो कि जो हमारा विद्यालय है वो हर संभव प्रयास कर रहा है कि सबसे बेहतर सुविधा प्रदान किया जाए और हर बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए। तो ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अटेंशन कहीं भी अगर आता है इसके साथ प्रीपोजिशनल कंडीशन में हम हमेशा टू के प्रयोग को प्रेफर करते हैं। तो अटेंशन टू इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिविंग इन अ डार्क रूम इज डैश बीइंग इम्प्रिजन्ड इन अ सनी पैलेस सेड द प्रिजनर बिहाइंड द बार्स। अब ऑप्शन में है प्रेफरेबल टू, मोर प्रेफरेबल टू, प्रेफरेबल देन और फिर नन ऑफ द अबव की बात हो रही है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ जो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री में कंसीडर किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री में है तो उसके साथ हम मोर या ईआर जैसे प्रीफिक्स या सफिक्स को हम यूज़ नहीं करते। और सेकेंड ये है कि उनके साथ कभी भी देन का भी यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे आप जूनियर, सीनियर, प्रायर आपने सुना होगा, तो उसी तरीके से प्रेफरेबल उन्हीं में से एक है। तो प्रेफरेबल हमेशा अपने साथ टू लेके आता है। तो इनमें अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात किया जाए तो ये वाला परफेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज डैश। अब डैश के स्थान पे क्या होना चाहिए उसको भी देख लेते हैं। उसके पहले हम आपको एक रूल बताते हैं कि अगर आपने द यूज किया तो इसके साथ कंपैरेटिव एक्सप्रेशन का यूज करोगे और फिर आप सब्जेक्ट का यूज करोगे और फिर आप वर्ब का यूज कर दोगे। सेम चीज यहां फिर से रिपीट हो जाएगी, मतलब द प्लस कंपैरेटिव एक्सप्रेशन और फिर आप सब्जेक्ट का यूज कर दोगे एंड ऑफ कोर्स वर्ब यूज करोगे। तो तर्क ये है कि जैसे पैरेलल इंक्रीज किसी चीज में हो रहा हो या फिर डिक्रीज हो रहा हो तो हम इसी एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो चेक कर लेते हैं, ये द आया है, फिर कंपैरेटिव एक्सप्रेशन है और इलेक्ट्रिसिटी यानी कंपैरेटिव एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये यूज हुआ यानी वर्ब है। उसी तरीके से चूज कर लीजिए। आप देखेंगे कि द हायर इसमें है, फिर योर बिल है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब का यूज कर दिया गया है। तो इस एक्सप्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो केवल डी वाला ऑप्शन फुलफिल कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन डी माना जाएगा। यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है, लिखा है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने चरित्र से बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम अ मैन ऑफ स्ट्रॉ के सेंस में यूज करते हैं। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यही इसका सही आंसर होगा। अ वेरी एक्टिव पर्सन, अ वर्दी फेलो, एन अनरिजनेबल पर्सन, ये नहीं होगा। करेक्ट टू सिट वंस फेस अगेंस्ट। अब देख रहे हो अपना चेहरा किसी के खिलाफ कर लेना या आप कह सकते हो मुंह मोड़ लेना। अब आप क्या करते हो, जब आप किसी से मुंह मोड़ लेते हो मतलब विरोध की भावना प्रकट कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, यही इसका सही विकल्प माना जाएगा। तो टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, अगेंस्ट आप विरोध में ही जानते हो। जैसे आप किसी के सामने खड़े हो, चेहरा सामने है, आपने विरोध में यानी एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई किसी चीज़ के लिए या किसी के विरोध में आप प्रदर्शन कर रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, तो ऐसे सेंस में हम इसका यूज़ करेंगे टू सेट वंस फेस अगेंस्ट के लिए। ठीक, तो अगला हम मूव करते हैं और अगला अपना है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस से लेकर के। तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में हम देखते हैं और इसमें एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डाल दिया है, तो यहीं से शुरुआत की जा रही है। तो चेक कर लेते हैं और इसका सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को आप फाइंड आउट करो और देखो कि सब्जेक्ट है क्या, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी पे कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं और एक प्रॉपर ऑर्डर बना के चेक कर लेते हैं। सेंटेंस की शुरुआत सिंबॉलिक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी से किया नहीं जाएगा। अब रिप्रेजेंटेड थ्रू यहाँ पे ये भी नहीं हो रहा है एंड कहीं ना कहीं पहले कुछ बात की जा रही होगी, तो इसका मतलब हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो सब्जेक्ट के रूप में हम द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया ये यूज़ कर सकते हैं। अब कह रहा है कि द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज सिंबॉलिक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अब देख लो जिस ऑप्शन में क्यों के बाद पी आता है वही विकल्प सही माना जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है पहला वाला जिसमें क्यू के बाद पी आया है। अब इसको आप मैच कर लीजिए।
आप पाएंगे तो कह रहा है कि द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज सिंबॉलिक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी represented through numismatic, archaeological and literary evidences of multiple kinds। तो आप पाएंगे कि यही एक प्रॉपर इसका सीक्वेंस बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट फ्रॉम। अब राइट फ्रॉम के बाद हमें ढूंढना है कि क्या होना चाहिए। हैव बीन आया है तो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इसके लिए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एंड आया है तो कुछ ना कुछ पहले चर्चा हुई होगी तभी एंड आएगा। और द फेजेस ऑफ द मून, क्योंकि राइट फ्रॉम द फेजेस ऑफ द मून तो हो नहीं सकता, तो कुछ न कुछ हमें समय या सोर्स चाहिए। तो पूछ रहे कब से, तो राइट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम, प्रगतिकाल से बात कर रहा है। तो राइट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स। अब आप कह सकते हो कि द फेजेस ऑफ द मून, तो एस आ रहा है। अब द फेजेस ऑफ द मून अगर बोलोगे तो एस के बाद आपकी जरूरत बन जाएगी कि आप पी को यूज करोगे। तो आप चेक कर सकते हैं वो ऑप्शन सही होगा जिसमें एस के बाद पी आया हो। तो एस के बाद पी आया है, क्यू से हमने शुरुआत किया है, तो एस के बाद पी का ही प्रयोग होना चाहिए। तो क्यू एस पी आर इसका सही ऑप्शन बनेगा। तो क्यू एस पी आर से पढ़ते हैं, राइट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम द फेजेस ऑफ द मून have been used as a measure of time and have formed the basis of किस चीज का, the earliest calendar। तो आप पाओगे कि इसका जो सही आंसर है वो डी वाला माना जाएगा। तो चलिए एंटोनिम से रिलेटेड है, कह रहा है कि जॉयज एंड टेंशंस आर इफेमेरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब खुशी और तनाव ये जीवन के क्षणिक पहलू माने जाते हैं, ये क्षणिक पहलू होते हैं। इफेमेरल का मतलब होता है टेम्परेरी। अब टेम्परेरी का मतलब होता है आप जानते ही हो कुछ समय के लिए, क्षणिक जिसे आप बोलते हो। तो फ्लेक्सिबल परिवर्तनशील या लचीला के सेंस में यूज करते हैं। तो इफ क्षणिक का उल्टा क्या होगा, स्थायी हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा परमानेंट यूज करोगे। स्पिरिचुअल और इथिकल इसका सही सेंस नहीं दे रहा है। आध्यात्मिक या इथिकल नैतिकता की बात हो रही है तो वो इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से इसको देखते हैं, कह रहा है कि दो सेवरल मीटिंग्स हैव बीन हेल्ड येट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हैव नॉट बीन एबल टू अराइव एट अ कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब आप सेंटेंस को पढ़ के भी आप समझ पा रहे हो कि बहुत सारी मीटिंग्स ली गई हैं लेकिन जो बोर्ड के जो सदस्य हैं वो एक सहमति पर नहीं आ सके या एक एकॉर्ड या जिनका एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू हो या समझौते पर नहीं पहुंच सके, इसकी बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कन्फ्लिक्ट इसका हो नहीं सकता। कंफ्यूजन, क्राइसिस आप देखते हो इसका मतलब होता है एकॉर्ड, या आप कह सकते हो एकॉर्ड, या आप कह सकते हो एग्रीमेंट, यानी समझौते की बात हो रही है। तो एकॉर्ड जब समझौता होगा एग्रीमेंट तो इसका मतलब होगा डिसएग्रीमेंट। तो उल्टा हो रहा है, यानी डी वाले ऑप्शन को हम चुनाव कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हिज राइटिंग्स हैव बीन मच यूलोगाइज्ड बाय इंडियन स्कॉलर्स। जो भारतीय विद्वान लोग थे, स्कॉलर्स थे, तो उसकी लेखों को बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है। अब यूलोगाइज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, जो बहुत ज़्यादा प्रेज किए जाने को ही हम बोलते हैं यूलोगाइज। अब यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है, यानी एंटोनिम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब प्रेज होता है, यानी प्रशंसा करना। तो अब देखेंगे कि सभी शब्दों का मतलब क्या है। कंडेम का मतलब होता है निंदा किया, यानी निंदा करना। फ्लाउटेड किसी चीज़ को मान्यता नहीं प्रदान करना या मान्यता न देना। डिसअप्रूव का सेम सेंस होता है किसी चीज़ को अनुमोदन न देना। और डिस्परेज्ड का मतलब कंडेम से मिलता जुलता होता है, जिसमें आप किसी चीज़ को स्ट्रोंगली क्रिटिसाइज करते हो बहुत जोर के साथ। तो ऐसी स्थिति में हम कंडेम का यूज़ करते हैं। आप कहते हो ना कि मैं इस कार्य का या इस क्रिया का निंदा करता हूँ या क्रिटिसाइज करता हूँ या कंडेम करता हूँ। यहाँ पे डिस्परेज अगर आप बात करोगे होता सेम है लेकिन बहुत ही छिछले तौर पे। तो सबसे बेस्ट अगर हम बात करेंगे तो यही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले की अगर हम बात करते हैं, ये सिनोनिम से रिलेटेड है। तो कह रहा है कि वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। हमें अपने सांस्कृतिक धरोहर या विरासत पे गर्व महसूस करना चाहिए, प्राउड करना चाहिए। अब हेरिटेज हो रहा है, लेगेसी की बात कर रहा है, विरासत की बात कर रहा है। तो विरासत जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी जो हमें विरासत के रूप में मिलती है, उसी को हम हेरिटेज कहते हैं।
थिंग्स वी मेक फॉर आवरसेल्व्स, ये इसका सही विकल्प नहीं होगा। थिंग्स वी हैव लॉस्ट, जो चीज़ें हमने खो दी है, ये भी नहीं होगा, बल्कि थिंग्स वी हैव फ्रॉम द पास्ट, यानी वो चीज़ें जो पास्ट से हमारे पास हैं उन्हीं को हम बोलेंगे हेरिटेज। कि ही डिजर्व्ड द एक्कोलेट ही रिसीव्ड, ही डिजर्व्ड द एक्कोलेट ही रिसीव्ड। अब एक्कोलेट का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है प्रशंसा, या आप कह सकते हैं अप्रिसिएशन के सेंस में हम यूज़ करते हैं। जवाब भी मिल चुका होगा। कमेंट, टिप्पणी करना, ब्रेव, बहादुर, ब्लेम, यहाँ पे आरोपण की बात की गई है, तो सही ऑप्शन इसका सी मान लिया जाएगा। कि इन स्पाइट ऑफ देयर एफर्ट्स द टीम ऑफ साइंटिस्ट कुड नॉट मेक हेडवे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब प्रयासों के बावजूद भी जो टीम ऑफ साइंटिस्ट थी वो कुछ यानी सॉल्व करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बना पाई, या प्रगति के लिए कोई भी रास्ता नहीं बना सकी। तो हेडवे का मतलब होता है उत्थान या प्रगति की बात होती है। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कौन सा ऑप्शन होगा। रिजल्ट, स्टार्ट और एफर्ट्स नहीं होगा, बल्कि प्रोग्रेस इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। तो आज के इस सेशन में 25 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ ये मॉडल पेपर आपको समझ में आया होगा। इसको देखना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।